नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। पश्चिम बंगाल में चुनाव से जुड़े डेटा ऑपरेटर जिला कार्यालयों के बाहर से क्यों मंगाए जा रहे हैं? राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल पूछा है कि क्या ये किसी राजनीतिक दल के इशारे पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने सोमवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक तीखा पत्र लिखकर 2 हालिया फैसलों पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने कदमों को निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाला और किसी राजनीतिक दल के हित में बताया है। ममता ने यह पत्र खुद अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर भी साझा किया, जिससे यह मुद्दा राज्य से बाहर भी गर्मा गया है। ममता ने सवाल उठाया कि जब जिला कार्यालयों में पहले से ही सक्षम पेशेवर मौजूद हैं और जरूरत पड़ने पर डीईओ खुद कॉन्ट्रैक्ट कर्मी रखने के लिए पूरी तरह सशक्त हैं, तो 1 साल के लिए बाहर की एजेंसी से ये काम कराने की क्या जरूरत है? बिहार में एनडीए की शानदार जीत के बाद अब बीजेपी ने अपना पूरा फोकस दूसरे चुनावी राज्यों यानी पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु की ओर मोड़ दिया है। पार्टी का मानना है कि बिहार में जो रणनीति काम आई वही मॉडल इन राज्यों में भी जीत का रास्ता खोल सकता है। इसी तैयारी के तहत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 26 नवंबर को दिल्ली स्थित अपने आवास पर एक डिनर पार्टी या डिनर मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में वो उन सभी नेताओं और सांसदों को आमंत्रित कर रहे हैं जो बिहार चुनाव में सक्रिय रूप से जुड़े थे। नड्डा उन चुनिंदा नेताओं को सम्मानित भी करेंगे जिन्होंने बिहार की जीत में अहम भूमिका निभाई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो बिहार चुनाव प्रभारी थे और राज्य प्रभारी विनोद तावड़े भी शामिल होंगे। करीब 50 से ज्यादा नेता और सांसद जो बिहार में मैदान में उतरे थे इस बैठक का हिस्सा होंगे। हालांकि पीएम मोदी की उपस्थिति को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कर्नाटक में सत्ता संघर्ष एक बार फिर तेज हो गया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने साफ कहा है कि वो तभी मुख्यमंत्री बने रहेंगे अगर कांग्रेस का हाईकमान ऐसा चाहेगा। ये बयान उस समय आया है जब डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की ओर से नेतृत्व बदलाव की कोशिशें जोर पकड़ रही हैं। पिछले हफ्ते कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल का आधा हिस्सा पूरा किया, जिसके बाद राजनीति अचानक गर्म हो गई। इसी के चलते डीके शिव कुमार के समर्थक विधायक दिल्ली में सक्रिय हैं और हाईकमान पर दबाव बना रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री पद शिव कुमार को दिया जाए। सिद्धरामैया ने चिक्काबल्लापुर जिले में मीडिया से कहा कि हाईकमान ही फैसला करेगा। अगर वो चाहेंगे कि मैं जारी रहूं तो रहूंगा, और जब पार्टी का हाईकमान फैसला करेगा तब डीके शिव कुमार और मुझे दोनों को वो मानना होगा। वहीं कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिद्धरामैया पार्टी के लिए एक एसेट यानी बहुत कीमती नेता है और उन्होंने कभी भी सार्वजनिक तौर पर यह नहीं कहा कि सिद्धरामैया 5 साल तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई बात है तो वो मेरे और पार्टी हाईकमान के बीच की है, हम उसे आपस में ही सुलझा लेंगे, अभी कोई समस्या नहीं। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि विधायकों को दिल्ली जाने से नहीं रोक सकते क्योंकि वो मंत्री बनने की उम्मीद में नेताओं से मिल रहे होंगे। पीएम मोदी आज अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर भगवा धर्म ध्वज रोहण करेंगे। राम मंदिर के लिए खास तौर पर तैयार किए गए इस 22 फीट लंबे और 11 फीट चौड़े ध्वज के माध्यम से मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने का संदेश दिया जाएगा। वहीं पीएम मोदी ने आज अयोध्या कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए परम सौभाग्य की बात है कि उन्हें भगवान श्री राम के दिव्य भव्य जन्मभूमि मंदिर परिसर में दर्शन पूजा का अवसर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने उन्हें अपनी पत्नी डॉक्टर गीतांजलि जे अंगमो के साथ मिलकर अपने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए के तहत हुई गिरफ्तारी को चुनौती देने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए थोड़ा समय मांगा। डॉक्टर अंगमो की ओर से वकील सर्वम रितम खरे ने कहा कि चूंकि वांगचुक खुद डिटेनी है, इसलिए उन्हें भी कोर्ट में अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। कोर्ट ने इस बात से सहमति जताई और अगली सुनवाई की तारीख 8 दिसंबर 2025 तय कर दी। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता नरेंद्र नारायण यादव जो 2025 विधानसभा चुनाव में लगातार 8वीं बार जीते हैं, उन्होंने सोमवार को बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पटना के राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई। अब प्रोटेम स्पीकर के रूप में नरेंद्र नारायण यादव विधानसभा के सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे और नए विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करेंगे।
सूत्रों के अनुसार बिहार विधानसभा का नया सत्र 1 दिसंबर से शुरू हो सकता है, जो 4 से 5 दिन तक चलेगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप के स्टेज 3 के तहत बड़ा फैसला लिया गया है। सोमवार को जारी आदेश के मुताबिक दिल्ली सरकार के सभी दफ्तरों और निजी संस्थानों में अब केवल 50% कर्मचारी ही ऑफिस आएंगे। बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। सरकार ने निर्देश दिया है कि सभी प्रशासनिक सचिव और विभागों के मुखिया रोजाना ऑफिस आएंगे, लेकिन उनके विभागों में कुल स्टाफ का 50% से ज्यादा ऑफिस में मौजूद नहीं होगा। बचे हुए सभी कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति रहेगी। ये निर्णय दिल्ली की हवा में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण स्तर के ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अफगानिस्तान और भारत के रिश्तों में बड़े बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तालिबान सरकार ने भारत से अपील की है कि वो पुराने जख्म यानी IC-814 हाईजैक की घटना को पीछे छोड़ते हुए दिल्ली और कंधार के बीच एयर कुरियर सेवा शुरू करने की अनुमति दे। दरअसल इस समय तालिबान सरकार और पाकिस्तान के बीच बड़ा टकराव चल रहा है। पाकिस्तान ने सीमा व्यापार लगभग बंद कर दिया है, जिससे अफगानिस्तान में जरूरी सामान की कमी होने लगी है। इसी वजह से तालिबान भारत से मदद चाह रहा है ताकि सस्ती दवाइयां, जरूरी खाद्यान्न और अफगानिस्तान का खराब होने वाला फल सब्जी जैसे पेरिशेबल सामान भारत तक आसानी से पहुंच सके और अफगानिस्तान में सप्लाई जारी रहे। सूत्रों के अनुसार भारत सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। भारत ने अमृतसर को एक अतिरिक्त पॉइंट ऑफ कॉल की अनुमति पहले ही दे दी है, यानी अफगान एयरलाइंस अब काबुल, कंधार से दिल्ली और अमृतसर दोनों के लिए उड़ान भर सकती है। तालिबान शासित अफगानिस्तान ने भारतीय निवेशकों के लिए नए क्षेत्रों में निवेश पर 5 साल की टैक्स छूट की घोषणा की। ये घोषणा अफगानिस्तान के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी ने की। वो सोमवार को खत्म हुई अपनी 6 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान यहाँ पहुंचे थे। अजीजी ने दिल्ली में अफगान दूतावास द्वारा आयोजित एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा, नए क्षेत्रों में निवेश करने वाली कंपनियों को 5 साल की टैक्स छूट दी जाएगी। उन्होंने भारतीय कंपनियों को अफगानिस्तान में गोल्ड माइनिंग, कृषि, स्वास्थ्य एवं फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और कपड़ा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया। भारत ने चीन के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। कारण है, अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली एक भारतीय महिला को शंघाई एयरपोर्ट पर चीनी अधिकारियों ने रोका, परेशान किया और अपमानित किया। महिला का नाम प्रेमा थोंगडोक है। वो लंदन में फाइनेंशियल सर्विसेज क्षेत्र में प्रिंसिपल रेगुलेटरी कंसल्टेंट के तौर पर काम करती हैं। 21 नवंबर को वो शंघाई एयरपोर्ट पर पहुंची। चीनी इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें 18 घंटे तक रोके रखा, बुरा बर्ताव किया, हंसी उड़ाई और कहा चीन का पासपोर्ट बनवाओ। साथ ही अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताकर मजाक भी किया। इसको भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे अस्वीकार्य और अपमानजनक व्यवहार बताया। भारत ने चीन को बताया कि जब दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे व्यवहार से विश्वास और संवाद दोनों को नुकसान होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को कहा कि उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बीजिंग आने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। ट्रंप अप्रैल 2026 में चीन की यात्रा करेंगे। ट्रंप ने यह भी बताया कि उन्होंने शी जिनपिंग को अगले साल अमेरिका आने वाले के लिए राज्य स्तरीय निमंत्रण दिया है। दोनों नेताओं ने लगभग 1 महीने बाद फोन पर बातचीत की। यह बातचीत कोरिया में हुई उनकी मुलाकात के बाद पहली विस्तृत चर्चा थी। फोन बातचीत में 3 बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई: यूक्रेन युद्ध, फेंटेनिल ड्रग समस्या और अमेरिकी सोयाबीन की खरीद। चीनी विदेश मंत्रालय के अनुसार शी जिनपिंग ने ट्रंप से कहा कि ताइवान का चीन में विलय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अहम हिस्सा है। बता दें, ये चीन का बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने अपने बयान में ताइवान का कोई जिक्र नहीं किया। इससे ये सवाल उठ रहा है कि अमेरिका इस मुद्दे पर कितना स्पष्ट रुख अपनाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.